क्या होता है जब जबरदस्त ड्रामा और एक्शन का सामना हल्के फुल्के रोमांस और खूबसूरती से हो? ये तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज हम कला की दुनिया की ऐसी ही दो शैलियों पर बात करने वाले हैं जो दिखती तो एक जैसी हैं, पर हम्म। जिनकी आत्मा बिल्कुल अलग है। बरोक और रोकोको। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज हम इन दोनों की दुनिया में उतरेंगे। ये कहाँ से आई, इनकी पहचान क्या है और क्यों एक का मकसद था हैरान करना और दूसरे का शायद बस खुश करना। बिल्कुल। तो आज की हमारी खोज का मिशन ये समझना है कि बरोक की वो भारी भरकम नाटकीयता और रोकोको के हल्के फुल्के आकर्षण के बीच आखिर वो कौन सी लकीर है जो इन्हें अलग करती है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बरोक से। हाँ बिल्कुल। इसका जो दौर था वो था करीब 1600 से 1750 का, हम्म। और ये इटली से शुरू हुआ। जी, रोम से। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी पहचान है ड्रामा, मूवमेंट और हाई वोल्टेज इमोशन। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि हर पेंटिंग या मूर्ति में कुछ बहुत बड़ा, बहुत जोरदार हो रहा है। पर सवाल ये है कि उस दौर में ऐसा क्या चल रहा था कि कला इतनी नाटकीय हो गई। और ये सवाल ही सबसे जरूरी है। देखिए, बरोक कला कोई आसमान से नहीं टपकी थी। अच्छा, ये उस दौर की जरूरत थी, और वो जरूरत पैदा की थी कैथोलिक चर्च ने। कैथोलिक चर्च ने। जी, ये काउंटर रिफॉर्मेशन का दौर था, जब चर्च प्रोटेस्टेंट सुधारों के बाद अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने कला को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मतलब एक तरह की मार्केटिंग कैंपेन। बिल्कुल, आप इसे चर्च की एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन कह सकते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प एंगल है। मतलब कला का इस्तेमाल लोगों को वापस चर्च की तरफ खींचने के लिए हो रहा था। बिल्कुल, चर्च चाहता था कि जब कोई आम इंसान चर्च में घुसे तो वो उसकी भव्यता देखकर बस दंग रह जाए। उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हो। हाँ, उसे लगे कि वो भगवान के करीब आ गया है। इसीलिए बरोक कला में आपको गहरे, चटक रंग, सोने का भरपूर इस्तेमाल और ऐसी विशाल पेंटिंग्स दिखती हैं जो आपको छोटा महसूस कराएं। हर चीज का मकसद एक इमोशनल असर पैदा करना था। सही बात। दिखने वाले के मन में श्रद्धा और थोड़ा कह सकते हैं डर जगाना। और इसी इमोशनल असर के लिए हमारे स्रोतों में एक शब्द बार बार आ रहा है, कियारोस्क्योरो। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम है। पर इसका मतलब बहुत सीधा है, अंधेरे और उजाले का ड्रामा। अंधेरे और उजाले का ड्रामा। हाँ, सोचिए, एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में कोई अचानक एक टॉर्च जला दे। सारी रोशनी एक जगह सिमट जाती है और बाकी सब अंधेरे में खो जाता है। अच्छा। कार्वाजियो, जो इस तकनीक के मास्टर थे, अपनी पेंटिंग में यही करते थे। वो कहानी के गैर जरूरी हिस्सों को अंधेरे में डुबो देते थे और सिर्फ उस एक पल पर स्पॉटलाइट डालते थे जो सबसे जरूरी था, सबसे नाटकीय था। जैसे उनकी मशहूर पेंटिंग द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू में है। हाँ बिल्कुल वही। उस पेंटिंग में जीसस एक अंधेरे कमरे में आते हैं और मैथ्यू की तरफ इशारा करते हैं, और एक रोशनी की किरण ठीक उनके हाथ के साथ साथ मैथ्यू पर पड़ती है। उस एक पल में इतना ड्रामा, इतना तनाव है। क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? यही तो बरोक की ताकत है। और ये ड्रामा सिर्फ पेंटिंग्स तक ही सीमित नहीं था। मतलब मूर्तियों में भी यही एक्शन और इमोशन था। उससे भी ज्यादा। आप जियान लोरेंजो बर्नीनी की बनाई डेविड की मूर्ति को ही देखिए। हाँ। हमने पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो का शांत विचारमग्न डेविड देखा है, लेकिन बर्नीनी का डेविड वो एक्शन के बीच में है। बिल्कुल, वो गोलियत पर पत्थर फेंकने ही वाला है। उसके होंठ भींचे हुए हैं, भौएं चढ़ी हुई हैं और शरीर की हर एक मांसपेशी तनी हुई है। वो एक मूर्ति नहीं लगती। नहीं, वो एक्शन के बीच में पौजो हुआ एक पल है। आप उस ऊर्जा को लगभग महसूस कर सकते हैं। और बर्नीनी की दी एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का तो जिक्र करना ही होगा। उसे तो बरोक मूर्तिकला का शिखर माना जाता है। बिल्कुल, उसमें भावना, आध्यात्मिकता और नाटकीयता का जो संगम है वो अविश्वसनीय है। तो कुल मिलाकर बरोक का मतलब था भव्यता, शक्ति और ऐसे इमोशंस जो सीधे दिल पर असर करें। एक तरह की 17वीं सदी की ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो लगभग 150 साल तक कला में ये भारीपन, ये ड्रामा चलता रहा। पर क्या लोग इससे उबे नहीं? हाँ, ये एक स्वाभाविक सवाल है। हर चीज इतनी गंभीर, इतनी भव्य, क्या कभी किसी का मन कुछ हल्का फुल्का, मजेदार और खूबसूरत देखने का नहीं किया? बिल्कुल किया। और यही हुआ 18वीं सदी की शुरुआत में, फ्रांस में। हाँ, अब कहानी इटली से फ्रांस पहुंच गई। हाँ, क्योंकि सत्ता और संस्कृति का केंद्र रोम के चर्च से खिसककर पेरिस में राजा लुई 15 के दरबार में आ गया था। मतलब चर्च का दबदबा कम हो रहा था। बिल्कुल। और फ्रांसीसी अभिजात वर्ग यानी अमीर और ऊंचे तबके के लोग ज्यादा ताकतवर हो रहे थे।
और कला ने भी मानो एक गहरी सांस ली। ड्रामा की जगह अब रोमांस और जिंदगी के मजे ने ले ली। यहीं से रोकोको का जन्म हुआ। अच्छा, तो ये सब स्टाइल का फर्क नहीं था, ये तो एक तरह से पावर शिफ्ट था। बिल्कुल सही पकड़ा। कला चर्च के हाथों से निकलकर अमीरों के ड्राइंग रूम में पहुंच गई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। तो ये नई रोकोको कला असल में दिखती कैसी थी? अगर बरोक एक भव्य अंधेरा ओपेरा हाउस था, तो रोकोको पेरिस का एक रोशन हवादार ड्राइंग रूम था। सबसे पहला बदलाव रंगों में आया। रंगों में कैसे? बरोक के गहरे लाल, काले और सुनहरे रंगों की जगह हल्के पेस्टल रंगों ने ले ली। जैसे गुलाबी, हल्का नीला। हाँ, क्रीम, पिस्ता ग्रीन। सीधी और शक्तिशाली रेखाओं की जगह घुमावदार, नाजुक एस और सी शेप की लाइनें आ गई। सब कुछ बहुत सजावटी और सुंदर हो गया। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल शायद जीन ऑनोरे फ्रेगोनार्ड की पेंटिंग द स्विंग है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही चंचल और रोमांटिक पेंटिंग है। हाँ, वो पेंटिंग रोकोको की आत्मा को पकड़ती है। एक खूबसूरत बगीचा, एक जवान लड़की झूले पर, उसका प्रेमी झाड़ियों में छिपा उसे देख रहा है। और लड़की शरारत में अपना जूता हवा में उछाल देती है। उसमें कोई गहरा धार्मिक या वीरगाथा का संदेश नहीं है। ये बस जिंदगी के हल्के फुल्के आनंद भरे पल का जश्न है। ये कला डराने या हैरान करने के लिए नहीं थी। नहीं, ये बस खुश करने के लिए थी। मतलब ये उस जमाने की एक तरह की स्कैंडलस तस्वीर थी जिसमें सब कुछ इशारों इशारों में हो रहा है। एक तरह से कह सकते हैं रोकोको कला बहुत अंतरंग थी। ये विशाल चर्चों के लिए नहीं, बल्कि अमीर लोगों के प्राइवेट कमरों, जिन्हें सलून कहते थे, उनके लिए बन रही थी। अच्छा, ये सलून कल्चर का हिस्सा थी। हाँ, ये कला उनकी पार्टियों, उनके प्रेम प्रसंगों और उनके विलासिता भरे जीवन को दर्शाती थी। जैसे फ्रांसवा बूशे की संरक्षक थी मैडम डी पॉम्पाडोर, जो राजा की प्रेमिका थी। उनकी पेंटिंग्स में उस दौर का फैशन, सुंदरता, वो सब दिखता है। सब दिखता है। एंटवान वाटर की पेंटिंग द एम्बार्केशन फॉर साइथेरा को अक्सर रोकोको की शुरुआत माना जाता है, जिसमें अमीर लोग प्यार के काल्पनिक द्वीप पर जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये पूरी तरह से कल्पना और आनंद की दुनिया है। तो अब हमने दोनों शैलियों को अलग अलग देख लिया है। एक तरफ बरोक का जोरदार ड्रामा है और दूसरी तरफ रोकोको का हल्का फुल्का रोमांस। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो मूड या स्वभाव। बरोक बहुत नाटकीय, गंभीर और अक्सर भारी भरकम लगता है। हाँ, जबकि रोकोको हल्का फुल्का, चंचल और सजावटी है। सही। एक का मकसद था आपको सोचने पर मजबूर करना, आप पर एक असर छोड़ना। दूसरे का मकसद था कि आप बस उसे देखकर मुस्कुरा दें। एक ग्रैंड स्टेटमेंट था। और दूसरा एक प्यारी सी बातचीत। और रंगों का फर्क तो बहुत ही साफ है। बरोक में डार्क कलर्स और लाइट एंड शैडो का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। हाँ, वो कियारोस्क्यू। वहीं रोकोको में हल्के पेस्टल शेड्स हैं, सब कुछ धुला धुला सा और रोशन। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं, एक तरफ अंधेरे चर्च में मोमबत्ती की नाटकीय रोशनी है, और दूसरी तरफ पेरिस के महल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती दिन की नरम रोशनी। माहौल ही रंगों को तय कर रहा था। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा फर्क उनके विषय में था। बिल्कुल। बरोक में धर्म, पौराणिक कथाएं, लड़ाइयाँ, महान लोगों के किस्से, सब कुछ बहुत बड़ा। हाँ, ग्रैंड थीम्स। वहीं रोकोको में प्यार, पार्टियां, प्रकृति और अमीर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। और ये हमें कला के सबसे बड़े सच की तरफ ले जाता है। फॉलो द मनी। पैसा जहां से आएगा, कला उसी की कहानी कहेगी। बिल्कुल। जब पैसा चर्च की तिजोरी से आ रहा था, तो कला में भगवान और संत दिख रहे थे। जब पैसा पेरिस के अमीरों की जेब से आने लगा, तो कला में उनकी पार्टियां और उनके इश्क नजर आने लगे। कलाकार का कैनवस हमेशा उसके संरक्षक की जेब से तय होता है। और आखिर में उनकी जड़ें बरोक इटली में पैदा हुआ और पूरे यूरोप में एक शक्तिशाली लहर की तरह फैल गया। हाँ, एक इंटरनेशनल मूवमेंट था। जबकि रोकोको का जन्म फ्रांस में हुआ और वो ज्यादातर वहीं के महलों और सलून तक ही सीमित रहा। सही कहा। एक तरह से एक इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर था और दूसरा एक फ्रेंच इंडी फिल्म। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? बरोक और रोकोको सिर्फ दो अलग अलग स्टाइल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने अपने जमाने का आईना है। एक तरफ ईश्वर, चर्च, सत्ता की भव्यता है, जहां इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। और दूसरी तरफ इंसान की अपनी निजी जिंदगी, उसकी खुशियां, उसका प्यार और उसकी विलासिता है, जहां व्यक्तिगत भावनाएं सबसे ऊपर है। बिल्कुल। इन दोनों शैलियों को समझना हमें ये सिखाता है कि कला कोई स्थिर चीज नहीं है।
ये समाज, सत्ता और संस्कृति के साथ लगातार बदलती रहती है। ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें या मूर्तियां ही हैं। नहीं, ये अपने दौर की कहानियां हैं। एक कहानी है शक्ति की और दूसरी है आनंद की। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। कला हमेशा अपने समय के मूल्यों और चिंताओं को दिखाती है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि अगर आज के हमारे डिजिटल, तेज रफ्तार और हमेशा कनेक्टेड समाज को किसी एक कला शैली में दिखाना हो, तो वो कैसी दिखेगी? हाँ, क्या उसमें बैरोक जैसी नाटकीयता होगी जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े मुद्दे और संकट दिखे, या फिर वो रोकोको जैसी होगी जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, सेल्फ केयर और सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को सुंदर दिखाने पर जोर होगा? या फिर इन दोनों से परे? कुछ बिल्कुल ना ही बनेगा।